हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो का सब्जेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स। स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्स दूर नहीं हैं और हम सब जानते हैं ड्यूसोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें आती हैं जो स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे पहले से ही कवर कर लेते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन हमने रैंडमली नहीं उठाए हैं, पुराने साल के PYQs एंड टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं। तो मान लो एग्जाम में 80 to 90% पेपर इसी में से कवर हो जाएगा, तो आपको सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देगा, तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को हम एब्सोल्युटली फ्री नोट्स प्रोवाइड करेंगे। विनर निकालते ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि गिव अवे के क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू करना। हमारे लेक्चर बिल्कुल ही फ्री हैं 100%, लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड कॉम्बो पैक अवेलेबल है। अगर आप सिंगल वन नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस 45 रुपीज़ है। अगर आप एक से ज़्यादा लेते हैं तो उसका प्राइस 40 रुपीज़ है। और अगर आपका 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्ज़ाम है और आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो आपको 5 नोट्स के लिए ही पेमेंट करना होगा। एक नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। यदि किसी के पास 7 सब्जेक्ट है तो उसे सिर्फ 6 सब्जेक्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, एक नोट्स आपको फ्री मिलेगा। बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। आई नीड नोट्स, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नोट्स, अदरवाइज लेक्चर भी आप देख सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। कमेंट ऑन द रोल ऑफ लॉयन वेट्सी as narrator of Mary Shelley, The Last Man, or write a short note on the portrayal of exile in the novel The Last Man. Introduction. Mary Shelley, The Last Man, 1826, is one of the earliest examples of science fiction and dystopia lecture. और इसका मतलब होता है 1826 मैरी शेली की द लास्ट मैन सबसे पुरानी डायस्ट्रोफोबिया और साइंस फिक्शन कहानियों में से एक है। सेट इन द लेट 21st century, the novel imagines a world destroyed by mysterious plague that wipes out humanity. यह कहानी फ्यूचर में सेट है, जो कि एक प्लेग महामारी के कारण पूरे ही ह्यूमन सोसाइटी बर्बाद कर देती है। The story is narrated by Lion Vinci, who became the only survivor and the last man on earth. ये जो कहानी है लोयन वेंसी की, सुनाता है कि सब लोग मर जाते हैं, बस वो अकेला बचता है, इसलिए उसे द लास्ट मैन कहा जाता है। His role as the narrator is very significant because it allows Shelley to explore deep emotional and physical themes such as loneliness, loss, and exile. लॉयनल नैरेटर होने के कारण राइटर अकेलापन, दुख और तन्हाई जैसे गहरे एहसास दिखाता है। Through his narrator, readers experience the gradual decline of human civilization and the emotional suffering of isolation. मतलब उनकी जुबानी में धीरे धीरे पूरी दुनिया को टूटते और बर्बाद होते देखते हैं हम लोग।
Loan Mercy narrator gives the last man a personal and emotional toll. The entire novel is presented through his point of view. लॉयनल की नैरेटिन की वजह से कहानी इमोशनल और दिल को छू लेने वाली बन जाती है. द इंटायर नोवेल इज प्रेजेंटेड थ्रू हिज पॉइंट ऑफ व्यू. जो पूरी दुनिया है, पूरी कहानी में जो पूरी कहानी है उसके नजरिए से दिखाई गई है, making him both a participant and a witness of the destruction of humanity. वो खुद भी सब झेलता है और पूरी इंसानियत को खत्म होते हुए देखता है. As the narrator, Nolius' experience, feeling, and reflections create a sense of immediacy between readers and events of the novel. हिंदी में जो इसमें कहा जाएगा, लॉरेंस के एहसास और सोच रीडर्स को कहानी के साथ पर्सनली जोड़ देते हैं. Students, giveaway के first question is मैरी शेली द लास्ट मैन कौन से ईयर में लिखी गई थी? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स. He begins as ordinary man but gradually transforms into a tragic figure who must bear the pain of losing his friends and ultimately all human life. पहले वो एक आम आदमी की तरह होता है, लेकिन धीरे धीरे दुखद इंसान बन जाता है. Who must be bear the pain of losing his friends, family and ultimately all human life. उसे अपने दोस्त, परिवार और फिर पूरी इंसानियत को खोने का दर्द सहना पड़ता है. Shelley used the law and voice to explore the theme of exile of the multiple levels. शैली लोरेंस की आवाज के जरिए अलगाव, तन्हाई के विषय को दिखाया जाता है. At the first of exile, he social and emotionally feels a difference from others, especially those of higher class and education. शुरू में वो इमोशनली अकेला महसूस करता है लोगों से. Later, as a plague spreads, he loved ones die by one. His exiles becomes absolute and physical. He is cut off from all human contact, wandering through an empty world. बाद में जब सब मर जाते हैं तो वो फिजिकली भी अकेला रह जाते हैं. पूरी दुनिया खाली रह जाती है. लॉरेंस नैरेटिव also cries a sense of moral philosophical reflection. लॉरेंस की कहानी में जिंदगी के बड़े सवाल और सोचने वाली बातें भी होती हैं. He questions the meaning of existence, the power of nature and the limits of human ambition. वो जिंदगी के मतलब, प्रकृति की ताकत और इंसान की हदों पर सवाल करता है. Through his loneliness, Shelley experiences her own sense of loss after the death of loved ones, especially Percy Bysshe Shelley and Lord Byron. अपने अकेलेपन के जरिए राइटर अपने दुख को भी बयां करती है, और क्योंकि उसके करीबी लोग जैसे पर्सी वैली और लॉन बेयर्स मर गए हैं. इन कंक्लूजन, लॉन वर्सी रोल एज द नरेटर ऑफ द लास्ट मैन इज द सेंट्रल टू द नोवेल इम्पैक्ट एंड मीनिंग. अंत में लॉन नरेटर होने के नाते इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है. His narration provides a human voice to a world of silence, turning the global tragedy into a deeply personal experience. उसकी आवाज एक खामोश दुनिया को इंसान ही एहसास देती है. Through Law and Mercy explores the pain of exile, the endurance of the human spirits, and the ultimate loneliness of survival. His voice represents not only the end of humanity but also the presence of memory, emotion, and hope
even in face of total destruction. लोनल के जरिए राइटर अकेलेपन, दर्द और जिंदा रहने की जंग को दिखाती है। इसलिए नॉनल कहानी सुनाने वाला भी और एक इंसान के अकेलेपन से लड़ने की ताकत को सिंबलाइज करता है। Therefore, Lawrence versus stands as both as storyteller, as the final simple symbol of mankind struggles against isolation and despair. इसका भी मतलब यही होता है। The question number 2 is, how will you interpret the character of Lord Raymond in the context of Despophobia in The Last Man? Or question number 2, write a short note on The Last Man as novel about alienation and isolation. Introduction. Mary Shelley, The Last Man, 1826, is often to regarded as the one of the first dystopian novels in the English literature. मैरी शेली की द लास्ट मैन 1826 इंग्लिश लेक्चर की सबसे पहली डिस्टोपिया नॉवेल्स में से एक मानी जाती है। सेट इन द फ्यूचर वर्ल्ड devastated by plague, it's explored the downfall of civilization and the deep loneliness of the last surviving human being. ये कहानी फ्यूचर में सेट है कि जहां प्लेग पूरी इंसानियत को तबाह कर देती है और अकेलेपन सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। विद इन अ थिंक ब्लैंक एंड होपलेस विजन, लॉर्ड रायमंड स्टैंड आउट एज द वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स। इस दुखद और अंधेरे भरे माहौल में लॉर्ड रायमंड सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के रूप में सामने आते हैं। His personality, ambition, and downfall reflect the early signs of dystophobia society, while the novel has full powerfully expressed the theme of alienation and isolation that define the human experience, the ruined वर्ल्ड। उसकी सोच, उसकी चाह और उसका गिरना एक डिसोफोबिया सोसाइटी की पहली निशानी दिखती है और पूरी कहानी अकेलेपन, दुख को बहुत गहराई से दिखाती है। द मेन बॉडी इज लॉर्ड रायमंड, अ ब्रेव एंड एम्बिशियस सोल्जर, कैन इंटरप्टेड अ सिंबल ऑफ रोल फ्लावर्ड हीरो इन द डिसोफोबिया सेटिंग। लॉर्ड रायमंड एक बहादुर एम्बिशियस सोल्जर था और वो डिसोफोबिया कहानी में एक गलत या कमजोर हीरो का सिंबल बन जाता है। इज प्राउड, पैशनेट एंड ड्राइवन बाय द पर्सनल ग्लोरी ऑफ सन, प्लेसिंग हिज ओन डिजायर्स अबव द गुड ऑफ सोसाइटी। वो बहुत घमंडी था और अपनी शान और नाम के चक्कर में सोसाइटी भरे से ऊपर अपनी चाह को रखता था। His decision to fight a Greek and his pursuit of fame and adventures reveals his individualism and vanity, qualities that ultimately leads to his tragic downfall. ग्रीस में लड़ने का फैसला और फेम के पीछे भागता उसकी खुदगर्जी और घमंड को दिखाता है और ये सब उसके दुखद अंत का कारण बन जाता है। Through Raymond Shelley's civilization, the romantic ideal of heroic man, and shows how humanity, pride, and ambitions can destroy not only individual but can also entire societies. रायमंड के जरिए राइटर ये बताता है कि इंसान का घमंड और एम्बिशन सिर्फ उसके नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर सकता है। His death foreshadows the greater catastrophe, the collapse of civilization through plague, which turns into the world into lifeless and the hopeless place. उसकी मौत एक बड़े विनाश का संकेत होती है जब प्लेग पूरी दुनिया को खाली और बेजान बना देती है। Thus, Raymond's society represents the self-destruction of humanity and key elements in any dystophobia
वर्जन। इसलिए रायमंड की कहानी इंसान के खुद के हाथों से ही नुकसान करने को दिखाती है। दो डिसोफोबिया कहानी को मुख्य विनाश होता है। कंक्लूजन। Let's understand the conclusion. In conclusion, Lord Raymond's character serves as warning against human arrogance and the blind ambition within the dystophobia framework of the last man. अंत में रायमैन का कैरेक्टर एक वार्निंग की तरह है जो दिखाता है कि घमंड और आंधी एम्बिशंस इंसान को बर्बाद कर देती है. His false minors the destruction of society itself, suggestion that human pride and self-interest are the roots of human downfall. उसका गिरना पूरी सोसाइटी के टूटने के प्रतीक बन जाता है जिसका असली कारण इंसान का घमंड होता है. एट द सेम टाइम द नोवेल एज द होल एक्सपीरियंस डीप सेंसलाइजेशन आइसोलेशन बोथ इमोशनल एक्साइटेशनल. पूरी नोवेल अकेलापन और तन्हाई को बहुत गहराई से दिखाती है. Through the experience of Raymond's alone verse, Mercy Shelley portrait of haunting image of a world where the human spirit is left utterly alone. रायमंड और लोनेंस की कहानी के जरिए राइटर एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जहां इंसान पूरी तरह अकेला रह जाता है. And the question number 3 is write a short note on the curious of mass media in Freniant. 451. Provide a critical analyzing of Andy of Bradbury. Freniant 451. The introduction is Ray Bundry. Freniant 451 is the classical dystophobia novel that explores a dangerous censorship technology and the loss of independent thought in society. Explores the dangerous censorship technology and the loss of independent thought society. Dominated by mass media. राय बहाबरी एक फरहान हिंट 451 एक मशहूर डिसोफोबिया नोवेल है जो सेंसरशिप टेक्नोलॉजी और सच के आज़ाद को खत्म करने का खतरों को दिखाती है. जब सोसाइटी में मास मीडिया के कब्जे में होती है. राइटर इज 1935 novel imagines a future where books are banned, the firemen burn themselves, supplies his ideas, and promotes self-dependent happiness. 1953 में लिखी गई ये नोवेल एक ऐसी फ्यूचर को दिखाती है जहाँ किताबें बंद होती हैं और फायरमैन उन्हें चलाते हैं ताकि लोगों के दिमाग बंद रहें और बस फेक खुशी मिले. थ्रू इस पावरफुल नैरेटिव बानबरी criticize the negative influence of mass media, drives a thought-provoking ending that reflects of rebirth and the endurance power of knowledge. ब्रैंडबेरी मास मीडिया के बुरा असर को दिखाते हैं और कहानी के अंत में होप एंड नॉलेज की ताकत को साफ दिखाते हैं. The main body is critics of mass media in variant 451. Bradbury presents mass media as tool of control and manipulation. Television screens and dominate every homes. इसमें यह कहा गया है कि मास मीडिया को एक ऐसे हथियार के रूप में दिखाया गया है जो लोगों को कंट्रोल करता है और इसमें एंड प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू कीप पीपल एंटरटेन बट
इंटेलेक्चुअली नम। टीवी हर घर में छाया हुआ है। शोज लोगों को बस एंटरटेन रखते हैं और सोचने नहीं देते। सिटीजन्स आर कंस्टेंटली surrounded by meaningless talk shows, advertisements, and interactive programs that replace genuine conversation and critical thinking. लोग बेकार के टीवी शोज और एड्स में फंसे रहते हैं और असली बात या लॉजिकल सोच को खत्म कर देते हैं। Character like Myrtle's Mostert and Potter's wife represents the tragic effects of this mass media control world. मिलरन मोंटेज मास मीडिया के कंट्रोल का ट्रेजिक एग्जाम्पल है। सी इज इमोशनली डिटेक्टेड addicted to her parallel walls, giant TV screens unable to unable to connect with real human experience। वो दिल से बिल्कुल टूट चुकी है टीवी की दीवारों की लात में और रियलिटी से बिल्कुल कट चुकी है। थ्रो हिज Bradbury shows how mass media destroy individually isolated people and creates false happiness। मिलरेन के जरिए दिखाया गया है कि मीडिया इंसान को अकेला और नकली खुश बना देता है। द गवर्नमेंट यूज दिस डिस्ट्रैक्शन टू प्रिवेंट सिविलाइजेशन फ्रॉम क्वेंटरिंग अथॉरिटीज और सीकिंग ट्रूथ। गवर्नमेंट लोगों को सोचने नहीं देती ताकि उनके खिलाफ सवाल ना उठा सके। Thus, mass media becomes a symbol of culture decay and intellectual death। इसीलिए मास मीडिया दिमाग मारने और कल्चर को बर्बाद करने का सिंबल बन जाता है। Critical analysis of the ending. The ending of Fahrenheit 451 contrasts sharply with the oppressive worlds that precedes its अंत। जो पहले का माहौल है उससे बिल्कुल अलग है और ज्यादा होपफुल है। After escaping the city, Guy Montage joins a group of book lovers who has memorized entire work lecture to preserve human knowledge। मोटेज कुछ लोगों के ग्रुप में शामिल होता है जो किताबों को दिमाग में याद रखने ज्ञान बचाए हुए सून है। Soon after the city is destroyed, the nuclear war symbolizes the complete collapse of corrupt society। शहर न्यूक्लियर ब्लास्ट में तबाह हो जाता है जो करप्ट सिस्टम के एंड को दिखाता है। द डिस्ट्रक्शन however is the tragedy Bradbury used as a symbol। लेकिन ये तबाही बिना होप के नहीं है और ये तबाही एक नई शुरुआत का सिंबल बन जाता है। Montage and his companion represents the hope of rebuilding civilization on the foundation of wisdom and mercy। मॉन्टेज और उसके साथी नॉलेज के दम पर एक नई दुनिया बनाने की उम्मीद को दिखाते हैं। The image of phoenix mentioned at the end of novels becomes an important metaphor just as the mythological birds rises from the it ashes humanity too has a chance to rise again, learn from his mistake, and create a most thoughtful world। Phoenix birds का मेटाफोर दिखाता है कि जैसे वो जलने के बाद फिर से जन्म लेता है वैसे इंसान अपनी गलतियों से सीखकर नई दुनिया बना सकता है। इन कंक्लूजन फ्रेंड 451 serves as time-lapse warning about the dangers of mass media and blind conformity। अंत में नोबल वार्निंग व डाटा है कि मास मीडिया और भीड़ चाल इंसान को बर्बाद कर देती है। Bradbury, critic of television culture, reveals how entertainment can be used
साइलेंस थॉट एंड कंट्रोल सोसाइटी। एंटरटेनमेंट का मिसयूज लोगों को सोच को मार देता है। एट द नोवल एंड एफर्ट्स offer a message of a hope that knowledge survives even the darkest hope times। लेकिन हम होप देता है कि दिमाग और नॉलेज कभी खत्म नहीं होता। Through the Montez transformation and the rebirth of humanity, Bradbury reminds that the power of rebirth through wisdom always lies within a human hands। मोन्टेज के बदलाव से मैसेज मिलता है कि सच और नॉलेज वापस लेने की ताकत इंसान के पास ही होती है। The question number 4 is he Wells explores future possibilities of human whilst keeping a critical eye on the present, explained with reference to H.G. Wells' The Time Machine, or what are the main symbols used in the time machine. Introduction is the H.G. Wells' The Time Machine 1895 is a pioneering work of science fiction that explores the possibilities of the future whilst offering the sharp critical of social and political conditions of Wells' own time। एच जी वेल्स की द टाइम मशीन 1895 की एक मशहूर साइंस फिक्शन नोवेल है जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को दिखाती है और राइटर अपने समय की सोसाइटी और पॉलिटिक्स को क्रिटिकली समझता है। थ्रू द एडवेंचर्स ऑफ द टाइम ट्रेवलर, Wells imagines a distant future where humanity has evolved into two distinct species, the Eloi and the Marlocks, reflecting both the hopes and anxieties of human process। द टाइम ट्रेवल का सफर के जरिए राइटर एक ऐसा फ्यूचर दिखाता है जहां इंसान दो अलग अलग प्रजातियों इलोई और मॉर्लॉक्स के में बदल जाता है, जो फ्यूचर को डर और उम्मीद दोनों को दिखाता है। The novel combines imagination, speculation with social commentary, using a simple to deepen insight and highlight themes of decay, inequality, and the consequences of unchecked इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये नोवल इमेजिनेशन के साथ साथ सोशल मैसेज भी देती है और सिंबल्स का यूज करके इनइक्वालिटी, बर्बादी और बड़े फैक्ट्रीज के बुरे नतीजे दिखाती है। एंड द मेन बॉडी इज exploration of future possibilities with a critical eyes on the present। फ्यूचर दिखाने के साथ प्रेजेंट सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी कंपेयर करता है। इन द टाइम मशीन वेल्स प्रोजेक्ट्स द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अहेड। द टाइम मशीन में राइटर इंसानियत के फ्यूचर को हजारों साल आगे दिखाता है। The Eloi gentle and beautiful, but weak and intelligent, represent a society that has become a complacent and dependent, losing the struggle of survival। इलोई खूबसूरत लेकिन कमजोर और बेवकूफ जैसा दिखाया गया है, जो डिपेंडेंट और वीक सोसाइटी का एग्जाम्पल है। The Morlocks, by contrast, are industrial, subterranean, and the predatory, symbolizing the working class oppressed that transformed by industrial society। मार्कस अनग्राउंड रहते हैं और डेंजरस हैं, और ये वर्किंग क्लास का सिंबल है जो सिस्टम से दब कर बदल गया। थ्रो इज futuristic vision, Wells critiques the class division and the social inequalities of Victorian England। इस फ्यूचरिस्टिक स्टोरी के जरिए राइटर विक्टोरियन इंग्लैंड की क्लास सिस्टम और इनक्वालिटी पर सवाल उठाता है। द नोवेल suggests that current exploitation of labor and rigid social
hierarchy could have dire consequences for the future of humanity. कहानियां ये वार्निंग देती हैं कि हर अगर मजदूरों का शोषण और क्लास डिवीजन जारी रहा तो फ्यूचर में इंसानियत बर्बाद हो सकती है. The main symbols of humanization by both to the Ethiopia, Eloi and Dystophobia Moloch's outcomes. मतलब इस वाले सेंटेंस में कहा गया है, राइटर बोलता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप करने से सोसाइटी सुधर नहीं सकती, इंसानी वैल्यूज भी जरूरी हैं. The novel thus balances speculate or prism about the human ingenuity with a cautionary message about the human folly and societal neglect. नोवेल एक तरफ उम्मीद दिखाता है पर साथ ही वार्निंग भी देता है कि अगर सोसाइटी बेवकूफी करे तो फ्यूचर खराब होगा. And there's a main symbols in the time machine. The time machine symbolizes human curiosity, innovation, and the desire to explore known. It also represents the portal for progress and the entire responsibilities that come with scientific power. इसमें हमें साइंटिफिक टाइम मशीन के बारे में बताया गया है जो कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी मतलब मानव जिज्ञासिता को बारे में बताया गया है. इलॉय symbolize the deadline of the upper class due to indolence and dependence, the fragility, beauty and comfort without effort or struggle. इसमें ये बताया गया है कि जो अपर क्लास लोग हैं उनको पूरे तरीके से बगैर किसी एफर्ट के विदाउट किसी स्ट्रगल के ब्यूटी एंड कंफर्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है. एंड मॉकलॉस रिप्रेजेंट अ dehumanized working class exploited by industrialist societies, showing how oppression can lead to moral and physical corruption. इसमें जो डिह्यूमनाइजेशन है मानवता को बर्बाद करना वो बताया गया है और हायर क्लास सोसाइटी के द्वारा उसको एक्सप्लॉइट करने के बारे में बताया गया है और इसमें करप्शन के बारे में भी बताया गया है. The Phoenix like garden symbolizes the mysterious and must in the future reflect human struggles and the understand of consequences in the actions. एंड देन हम ये भी रीड कर लेते हैं. फायर एंड डार्कनेस रिक्वायर्स मोटिफाई that symbolize knowledge, survival, and the danger, installating the dual potential of human discovery in either illuminate or destroy life. हमें एट द एंड कंक्लूजन पे फोकस करना चाहिए. ओके, फायर एंड डार्कनेस के मीनिंग आप इसको एज इट इज लिख के आ जाएंगे. द कंक्लूजन इन द कंक्लूजन H.G. Wall, the time machine used the imagination projection of future humanity and continue to present social and industrial condition. अंत में नोवल फ्यूचर दिखाकर प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स पर सवाल उठाती हैं. बाय पोर्टियल द इलॉय मार्कस द easing powerful symbols like time machine itself well examines human progress, inequality, and the consequences of complacency एंड एक्सप्लोशन. इलॉय और मॉर्कस के थ्रू राइटर प्रोग्रेस और इनक्वालिटी का नतीजा दिखाता है. द नॉवेल्स रिमेन्स अ profound reflects on the interplay between science, society, and morality, urging readers to consider the long-term impact on their choices on the rate of humanity. नोबल बताता है कि साइंस और सोसाइटी को इथिक्स के साथ चलाने चाहिए वरना ह्यूमन फ्यूचर खतरे में
पढ़ सकता है। द क्वेश्चन 5 इज क्रिटिकल कमेंट on Captain Beauty argument for banning and burning books in Fragment 451. And there's a Fragment 451 warns us about dystopia worlds where influence of technology has numbered or ability to think or feel and that an elector. The answer is Introduction Ray Bandry Farian 451 1930 53 presents a dystopian society where books are banned, critical thinking discouraged, and mass media dominates daily life. इसमें कहा गया है फॉरिएंट 451 की ऐसी सोसाइटी को दिखाता है जहाँ किताबें बंद होती हैं, लोगों को सोचने नहीं दिया जाता और मीडिया सब कंट्रोल करता है। मतलब एट द एंड इमेजिन दैट इसमें ये कहा गया है कि नॉलेज इज नो मोर और किताबें बंद कर दी गई हैं और लोगों की कोई ज्यादा महत्व रखा ही नहीं गया है। द नोवेल्स warns readers about the dangerous influence of technology and human intellect, emotion and society. नोवेल बताता है कि टेक्नोलॉजी इंसान की सोच, इमोशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये बात तो सही कहा गया है। एट द एंड आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है लाइक एनीथिंग वो इंसान के सोच को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रही है। In the context, Captain Betty E. the fire chef serves as a chef in force of censorship and present ideological justification for the destruction of literature. कैप्टन बेटी फायर शेफ है जो सेंसरशिप को सपोर्ट करता है और किताबें जलाने के रीजन को बताता है। ये जो सेंसरशिप है ये बताते हैं ये जो है बेटी फायर शेफ ये बताते हैं कि किताबें क्यों जलाई गई हैं इस चीज में। द मेन बॉडी इज टेक्नोलॉजी एंड numbing of thought. Betty argues that books are dangerous because they create confusion, doubt and unhappiness. बेटी कहता है कि किताबें कंफ्यूजन दुख और सवाल पैदा करती है इसलिए डेंजरस है। अकॉर्डिंग टू हिम लेक्चर इंट्रोड्यूस conflicting ideas and make people question authority and social norms. उसके हिसाब से बुक्स लोगों को सरकार और रूल्स के खिलाफ सवाल करना सिखाती है। आप इसे अंधा राज भी कह सकते हैं कि बुक्स जो होती है वो जनरली हमारे को सरकार से सवाल करने पे मजबूर करती है। एट द एंड ये बात तो सच ही कहा गया है। He claims that society has chosen happiness through ignorance and books created that manufactured peace. वो बोलता है कि सोसाइटी ने इग्नोरेंस वाली फेक हैप्पीनेस चूज की है और बुक्स उस शांति को तोड़ देता है। In a world dominated by television, fast entertainment, and superficial pleasures, beauty arguments reflects the fear of critical thought and independence judgment. हिंदी में टीवी और टाइम पास वर्ल्ड में बैटी क्रिटिकल थिंकिंग से डर को जस्टिफाई करता है। He personifies the way technology and propaganda can control mind, showing how emotional and intellectual numbers can institutionalized. वो दिखाता है कि मीडिया दिमाग कैसे कंट्रोल करता है और कोल रोबोट लोग रोबोट बन जाते हैं। कैप्टन बेटी जस्टिफिकेशंस फॉर बुक बर्निंग. Betty presents several arguments to rational nation censorship.
First thing is books contains conflicting opening that create disconnect and arrest. बुक्स डिफरेंट ऑप्शन से फिगर और टेलीविजन होती है. सेकंड थिंग इज lectures make people feel fire or guilty leading to social television. बुक्स लोगों को छोटा फील कराती है और गिल्ट पैदा करती है. लाइमेंटिंग थर्ड थिंग इज लाइमेंटिंग बुक्स इंश्योर्स यूनिफॉर्मेलिटी कंप्लायंस एंड द हैप्पीनेस. थर्ड थिंग्स बुक्स चलाने से सोसाइटी एक जैसी और कंट्रोल बन जाएगी. मतलब दिस इज नॉट अ जोक. ये क्या कहा गया है कि मतलब क्या ही कह रहे हैं, बुक्स जलाने से सोसाइटी कंट्रोल हो जाएगी. व्हाट इज दिस? ओके, राइट नाउ वी आर टेलिंग अबाउट however these arguments are contradictory and flawed. लेकिन ये रीजन गलत और कंफ्यूज्ड है. मतलब मैंने भी तो कहा ही था. Beatty itself is highly knowledgeable and about lecture, quoting poetry and classical texts to manipulate montage. ब्यूटी खुद बुक्स पढ़ने का हुआ और montage को कंफ्यूज करने के लिए क्वाइट्स यूज करता है. The irony shows that while he comments books publicly, he secretly values the knowledge of curtain. ये दिखाता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो खुद बुक्स को पसंद करता है. And the third thing is depth of lecture of human emotion. Beauty arguments exemplify the systematic destruction of lecture future. ब्यूटी का रीजन दिखाते हैं कि सोसाइटी कैसे सोच और बुक्स दोनों को मार देता है. In this dysophobia, books are not only burned physically but also symbolically raised of all collection of memory. मतलब सिर्फ बुक्स नहीं जल रही, मेमोरी और हमारा कल्चर भी खत्म हो रहा है. इसमें ये कहा गया है कि बुक्स जलाने से सिर्फ बुक्स ही नहीं खत्म हो रही, हमारी मेमोरीज, हमारा पास्ट, हमारा कल्चर वाज दैट वो खत्म हो रहा है. Branbury used Batic hermeneutic to demonstrate how censorship combined with possessive past technology can stifle emotion, imagination, and empathy, leaving humans intellectually shows and emotionally numb. सेंसरशिप और टेक्नोलॉजी इंसान के दिमाग और दिल दोनों से खाली कर देती है. एंड एट द एंड द कंक्लूजन इज इन कंक्लूजन कैप्टन बैटी arguments for banning and burning books in Foreign 451 reveals the dangers of censorship, technological dominance and the suspensions of idea. एंड में बैटी के रीजन वार्निंग देते हैं कि सेंसरशिप और मीडिया के शान को बर्बाद कर देती है. Whilst he claims to protect society from conflict and unhappiness, his reasonings is fundamentally flawed and hypocritical. वो बोलता है कि सोसाइटी बचा रहा है लेकिन वो झूठा और डबल फेसिस्ड है. थ्रो बैटी बर्डेडी wants readers that's lecture and critical thought leads a confident, shallow and emotionally dead society. नोवेल बताती है कि बुक्स खत्म होने से सोसाइटी रोबोट बन जाती है. And question number 6 is dystophobia writing always aims to attempt to predict the future based on the issue in present. Do you agree? Discuss with reference to exit text you have read and or discuss the future of dystophobia writing with relevant example from prescribed text. The introduction is dysophobia. Writing is a genre that presents an imagined future society marked by obsession,
control, and the loss of freedom, often reflecting in the fierce problems of present. Authors like Bradbury, Variant 451, इसमें कहा गया है डिसोफोबिया राइटिंग की एक ऐसी राइटिंग होती है जो फ्यूचर सोसाइटी दिखाती है जहां लोगों की फ्रीडम छीन ली जाती है और सोसाइटी पूरी तरीके से कंट्रोल होती है। और इसके बाद कहा गया है ऑथर्स लाइक बर्डरी वेरिएंट 451 एंड H.G. Wells or The Time Machine use dysophobia words to warn readers about social, political and technological dangers। इसमें कहा गया है कि रैडबरी और H.G. Wells जैसे राइटर डिसोफोबिया कहानियों के जरिए लोगों को सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल खतरों इन खतरों से वार्न करते हैं। These texts illustrate how writers explore content trends such as industries and censorship and social inequality to imagine a future where humanity suffers the consequences of its own action। ये नोवेल दिखाती है कि अगर आज की प्रॉब्लम्स जारी रही तो फ्यूचर में इंसान को कैसे रिजल्ट्स भुगतने पड़ सकते हैं। एंड द मेन बॉडी इज डिसोफोबिया एंड प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर। Dysophobia writing often presents issue into the future so potential consequences if society continues on the certain path। राइटर्स फ्यूचर दिखाकर बताते हैं कि अगर प्रेजेंट में सुधार नहीं हुआ तो एट द एंड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, हाउ अबाउट योर फीलिंग्स अबाउट द टाइम मशीन। आपको अपने इमोशंस व्यक्त करने हैं इन द कमेंट सेक्शन। जिस भी बच्चे का द टाइम मशीन से रेलिवेंट और बहुत ही अच्छा आंसर आया उसे गिव अवे के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इन वेरिएंट 451 ब्रैडबरी कॉन्सिक्वेंसेस the over-reliance on television, mass media, and superficial entertainment. He imagines a future where books are banned and citizens are actually and emotionally numbed. This reflection his concern about technology, echoing human thought in 1950s prediction a world dominated by conformity and censorship। वेरिएंट 451 में ब्रैडबरी टीवी और मीडिया का एडिक्शन को बुरी चीज बताता है। He imagines a future where books are banned and citizens were intellectually and emotionally numbed। वो एक फ्यूचर को दिखाता है जहाँ लोग बुक्स के बिना बेवकूफ और जबरदस्ती खुश रखे जाते हैं। This reflects his concerns about technology eroding human thought in the 1950s, predicting a world dominating by conformity and censorship। ये बताता है कि टेक्नोलॉजी लोगों की सोच को कैसे छीन सकती है। इन द टाइम मशीन H.G. Wells explores the division of Victorian England into a distant future where humanity has evolved into the Eloi and the Morlocks।
द टाइम मशीन में राइटर फ्यूचर में डिवीजन के रिजल्ट को दिखाता है इलॉय और मार्क लॉक्स के रूप में. These examples shows that dysophobia writing serves both as social commentary as a cautionary prediction of what might happen its present trends continue unchecked. ही novels की वार्निंग देती है. ये जो इसकी नॉवेल्स हैं वो वार्निंग देती है कि अगर आज सुधार नहीं हुआ तो फ्यूचर खराब हो जाएगा. फ्यूचर्स और डिसोफोबिया राइटिंग. Key features of dysophobia writing including. इसमें डिसोफोबिया राइटिंग के कुछ की पॉइंट्स दिखाए गए हैं. द फर्स्ट इज oppressive society, a ruling system that controls citizens. एक सरकार जो लोगों को दबाकर कंट्रोल करती है. लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, लोगों के पर्सनल फ्रीडम को छीन लिया जाता है. एंड थर्ड थिंग इज क्रिटिक ऑफ प्रेजेंट इशू, प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स पर कमेंट किया जाता है. द फोर्थ थिंग इज फ्यूचरिस्टिक और इमेज सेटिंग्स, फ्यूचर या इमेजिनरी वर्ल्ड होता है. सिंबलाइज एलिगेंस गॉडी, ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स डीप मीनिंग्स रखते हैं. मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं और जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग रखते हैं. सिक्स इज वार्निंग और मोरल लेसन, स्टोरी एक वार्निंग देती है सोसाइटी को सुधारने के लिए. एट द एंड द कंक्लूजन इज हियर. द कंक्लूजन इज. In conclusion, dysophobia writing effectively predicts in the future by reflecting present concerns and exaggerating their possible consequences. अंत में डिसोफोबिया राइटिंग प्रेजेंट प्रॉब्लम को फ्यूचर की वार्निंग के रूप में दिखाता है. Thought authors like Bradbury and Wells and genre remains relevant and thought provoking. इसलिए नोवेल्स आज भी इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल माने जाते हैं. द क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ इज डिसोफोबिया कन्वेंट इन द नोवेल द लास्ट मैन. एंड द और में इसमें ऑप्शन दिया गया है. इज द लास्ट मैन सीक्वल टू फ्रैंकस्टीन. Discuss the probable relation between the two novels, and we will start the answer with the help of introduction. We will be talking about the introduction. First of all, the introduction are starting with Mary Shelley, The Last Man, 1826, is founding dystopian novel that presents a bleak vision of the future where humanity is nearly wiped out by a devastating plague. द लास्ट मैन की एक ऐसी नोवेल है जब प्लेग पूरी इंसानियत को खत्म कर देता है. डिसोफोबिया इज द नोवेल इज कन्वेंट through the destruction of civilization and the loneliness of the last survivor and the collapse of social and political orders. Means इसमें कहा गया है नोबल डिसोफोबिया तब दिखाता है जब सिविलाइजेशन टूट जाती है और लास्ट सर्वाइवल अकेला रह जाता है. अब हम इसके बारे में बात करेंगे. Additionally, many cities have explored the problem connection between the last man and Shelley earlier. The novel फ्रैंकस्टीन क्रिटिस करते हैं कि फ्रैंकस्टीन और द लास्ट मैन में डीप कनेक्शन है. एंड वी विल फोकस ऑन द मेन बॉडी. ओके, द मेन, and we will start
with the main body. The main body is convenience dysophobia in the last man, and dysophobia in the last man is expressed through the survival key elements. The first thing is collapse of civilization. The plagues gradually destroys cities, government, and the family, leaving a world devoid of human order. द हिंदी में कहेंगे हम इसे प्लेग सिटीज गवर्नमेंट और फैमिली सबको बर्बाद कर देती है. द सेकेंड थिंग इज अल्टीमेट लोनलीनेस लव एंड वेन सी द प्रो when he becomes the sole survivors of humanity. लोयन पूरी दुनिया का अकेला इंसान रह जाता है. द थर्ड थिंग इज होपलेसनेस एंड द लॉस. द नोवल टोन्स एम्प्राइसिस डिसअपेयर एंड मोर्निंग. नोवल दुख और बर्बादी का माहौल बनाता है. And fourth thing is critics of society through the political corruption and the inequality. Shelley suggests the humanity flaws contributes to its downfall. राइटर दिखाता है कि इंसान अपने विनाश का कारण खुद बन जाता है. एंड सेकेंड थिंग इज relation to Frankenstein. Both novels and both both novels explore profound human loneliness. दोनों नॉवेल्स में अकेलापन सबसे बड़ा दर्द है. ह्यूमन एम्बिशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. दोनों नॉवेल्स बताती है कि एम्बिशन इंसान को बर्बाद कर दे सकता है. एंड वी विल स्टार्ट Gothic and the speculative elements, reflection on the human mortality, and we will discuss the at the end what we will find about this story. We will uh, write a conclusion. First of all, conclusion is the most important. The novel connection to the Franklin lies in shared themes of isolation, ambition, and morality. The Last Man में एक थेमेटिक सीक्वल्स है जहाँ एंड में सिर्फ अकेलापन बचता है. Means you will understand by this kind of a conclusion the isolation and akelapan is the main theme in this poem. We'll start Bradbury Farian 451 Varna's reader about the dehumanizing इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया. डू यू अग्री? एंड और में कहा गया है फेरियन 451 इज अ नोवेल विच वांट्स द रीडर्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेडलाइन ऑफ द लिबरल आर्ट्स. डू यू अग्री? We will start with the introduction. Ray Bradbury Farian 451 1953 is a classical dystophobia novel that explores a society in which books are banned, independence thinking is suppressed, and the technology dominates everyday life. वेरिएंट 451 में एक फ्यूचर वर्ल्ड दिखाता है जहां बुक्स बैन है और लोग सोच बंद कर देते हैं. द नॉवेल्स वॉर्स रीडर्स अबाउट द डिह्यूमनाइजेशन effects of mass media and technology as well. The deadline of liberal arts education. नोवेल बताता है कि टेक्नोलॉजी इंसान के इमोशंस और थिंकिंग को ख़त्म कर देती है. एंड वी विल स्टार्ट विद द मेन बॉडी.
मेन बॉडी में ये कहा गया है कि dehumanization effect of technology and the mass media, the parlors walls, a giant TV screens keep people entertained but isolated. बड़े टीवी स्क्रीन से लोग को एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन उन्हें अकेले और बेवकूफ बना देते हैं. Maldron Montage is dedicated to technology and emotionally dead. मिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी की एडिक्ट है और बिल्कुल दिल से डेड हो चुकी है. द मैकेनिकल हॉर्न रिप्रेजेंटेड स्टेट कंट्रोल एंड पनिशमेंट. मैकेनिकल हॉर्न दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे लोगों को कंट्रोल कर सकती है. डेडलाइन ऑफ लिबरल आर्ट्स. ओके स्टूडेंट, द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर गिव अवे the time machine. Tell me the writer name of the time machine in the comment box. Children, at the end, इस पैराग्राफ में जो कहा गया है, इस पैराग्राफ में जो कहा गया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. बुक्स सिंबलाइज नॉलेज एंड फ्रीडम. बुक्स नॉलेज और फ्रीडम को सिंबल करते हैं. Without lecture, people lose empathy and critical thinking. Books के बिना लोग रोबोट जैसे हो जाते हैं. At the end, we will go to the conclusion. That's our most important things in every question. The conclusion. The novels wants that without knowledge and intelligence, freedom society becomes shallow and emotionally empathy. मैंने जो कहा वो कंक्लूजन इसी से संबंधित रखता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी कंक्लूजन हमने कहा है. द नोवेल्स वांट्स दैट विदाउट नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम सोसाइटी बिकम्स शैलो एंड इमोशनली एम्पैथी. मतलब कंक्लूजन में ये बताया गया है कि नोवेल बताता है कि नॉलेज के बिना सोसाइटी बर्बाद है. एंड question number 9 is the dysophobia fiction frequently serves as reflection of contemporary society fears and issue. Analyze the social, political and environmental themes explored to dysophobia lecture and discuss their relevance to our own world and time, or explore how to portray our dysophobia future offers a critique of scientific progress, individualization, and the moral implications of technological advancements. In the time machine, discuss the enduring relevance of these themes in today's world. The answer is, as it is the from PDF. Introduction. Dysophobia fiction is literally from that reflect contemporary societal fears by projecting them into imagined or future worlds through exaggeration and speculative storytelling. Dysophobia lecture examine and the consequences of social, political, and environmental trends. H.G. Wells' Time Machine, 1895, and other dysophobia texts highlight the impact of technological advancement, industrialization, and human ambition on social and environmental. These works remains relevant and एट द एंड इंग्लिश में तो हमने बात कर ली.
इसमें हिंदी में जो एक्सप्लेन किया गया वो मैं बता देती हूँ। डिसोफोबिया कहानी हमारे आज के समाज के डर और समस्याओं के फ्यूचर की दुनिया में दिखाता है। राइटर थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि अगर गलत रास्ते पे चले तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन में बताया है कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को गलत यूज सोसाइटी को बर्बादी के तरफ ले जाता है। And right now we will discuss the main body. Okay. The main body is social, political, and the environmental themes. Social inequality, dysophobia fiction often explores the class division and the exploration in the time machine. The alloy mod clocks symbolize the extreme consequences of social satisfaction. The privileged upper class becomes weak and dependent, while the oppressed working class involves into the predatory subtraction begins. This reflects concern about the industrial era inequality and the negative effect of the वर्किंग पॉपुलेशन। हिंदी में हम समझाएं तो यहाँ दिखाया गया है कि गरीब और अमीर की लड़ाई फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इलाही अमीर लोगों का सिंबल है और मॉकलॉस मजदूर लोगों का, जो बड़ बदले में खतरनाक बन जाते हैं। मतलब इनक्वालिटी सोसाइटी को तबाह कर देती है। We will discuss about political control, oppression, many dysophobia. Many dysophobia narrative warns against authoritarian society. Many impact strict rules, censorship, and surveillance to maintain power, while the time machine focuses more on social media consequences. The political trend in its still impact, the neglect and the systemic oppression can lead to dehumanization. इसे अगर हम हिंदी में साझा करेंगे तो इसका अर्थ निकलता है कि डिसोफोबिया कहानियां बताती हैं कि सरकारी दबाव और कंट्रोल लोगों को इंसानियत से दूर कर देता है। रूल्स एंड सेंसरशिप लोगों से आज़ादी छीन लेती हैं। पावर का गलत इस्तेमाल सोसाइटी को गिरा देता है। We will discuss about the third thing is environmental decline. Dysophobia works often present in ecological catastrophe as the rules result of human activity in the Welsh novel. The futures increasingly desolate, insulting, and the long-term consequences of the explosion and the technological overreach. Environmental themes warns reader that sustainability must be prioritized to avoid collapse. इसमें ये कहा गया है कि पर्यावरण की बर्बादी भी डिसोफोबिया लिक्चर कहानी का बड़ा मैसेज है। अर्थ को खत्म कर देने वाले काम फ्यूचर में जिंदगी मुश्किल बना देंगे। नेचर को बचाना जरूरी है वरना दुनिया खाली हो जाएगी। एंड द थर्ड, हम ये इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड थिंग इज क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन। The Time Machine critiques unchecked scientific and the industrial advancement. The division of human Eloi Marcus symbolizes industrialization, explosion can distort natural human development. Wells question whether progress in technology, science necessary leads to the moral or societal environment. इसे हिंदी में एक्सप्लेन करा जाए तो साइंस एंड इंडस्ट्री के बिना सोच समझ के उस सोसाइटी को बिगाड़ सकता है। डेवलपमेंट तभी सही है जब सबका फायदा हो, वरना टेक्नोलॉजी इंसानियत का दुश्मन बन जाता है। एंड वी विल गो टू द कंक्लूजन। ओके, द कंक्लूजन इज
In conclusion, Dysophobia lecture exemplified by H. Wells, the time machine use imagine future to critique contemporary social, political, environmental issues. It highlight the dangers of inequality, unchecked industrialization, and the moral challenges faced by technological advancement. These works remains profoundly relevant reminder at that progress must be guided by the ethics, sustainability, and social consequences to prevent dysophobia outcomes in the real world. हम इस कंक्लूजन से यह आशय निकालते हैं कि इसमें कहा गया है, कंक्लूजन में राइटर कहता है कि डिसोफोबिया एक स्टोरी जो है वो एक वार्निंग है। अगर समाज पर्यावरण और टेक्नोलॉजी का ख्याल नहीं रखेगा तो फ्यूचर इस गोस ऑन, मतलब फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इंसानियत को खत्म कर देगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज द टाइम ट्रेवलिंग द curious possibilities of anarchism and the utter confusion it suggests in the light of this statement, comment on the significance of time travel and in H.G. Wells टाइम मशीन एंड द और में इसमें कहा गया है in what ways the time machine by H.G. Wells influenced by the science fiction genre and discussion about the time travel lecture films and popular answer is introduction. H.G. Wells The Time Machine 1895 is foundational work of science fiction and its introduction. Time travel as a literary concept exploring both its scientific possibilities of philosophical implications, the statements time travel, and the curious possibilities of anarchism and of utter confusion. It suggests highlight the uncertainty, adventure and the intellectual challenge. At the end में हिंदी में आपको समझा देती हूँ। द टाइम मशीन एक ऐसी नॉवल है जिसे टाइम ट्रेवल का आइडिया दुनिया को दिया। टाइम ट्रेवल एक एडवेंचर और रिस्क दोनों है, जहाँ पास्ट और फ्यूचर दोनों समझाता है, मुश्किल हो जाता है। राइटर ने इस कॉन्सेप्ट को, थॉट को सोसाइटी और साइंस को कॉन्सिक्वेंसेस में समझाया है। वी विल डिस्कस अबाउट द मेन बॉडी. The main body is significant of the time travel in the novel exploration of the future post to witness the distant future where the humanity has evolved into the Eloi and Mark Locke's. This speculative vision serves as a critique of society, inequality, industrialization, and human complacency. By moving through time, Wells is able to comment on the long-term consequences of present actions. मतलब एट द एंड हिंदी में ये समझाया गया है कि टाइम ट्रेवल से फ्यूचर देखकर पता चलता है कि सोसाइटी का क्या बुरा रिजल्ट हो सकता है। इंसानी डेवलपमेंट का उल्टा नतीजा दिखाते हैं। फ्यूचर एक वार्निंग देता बन जाता है कि आज के काम कल तबाही ला सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज फिजियोलॉजिकल and ethical inquiry. The ability to move through the time raises questions about faith, morality, and the role of human in shaping their destiny. The time travel reflects the rise and fall of civilization, implying that technology advancement does not guarantee moral or social progress. एट द एंड हिंदी में इसमें ये बताया गया टाइम ट्रेवल साइंस ही नहीं, जिंदगी का मतलब समझाने का तरीका भी है। टेक्नोलॉजी सब कुछ ठीक नहीं कर सकता जब तक इंसान सही ना हो। सबक यही है कि इंसानियत बिना एथिक्स के बेकार हो जाए। द कंक्लूजन
is, in conclusion, time travel in H.G. Wells, the time machine serves multiple purposes. It's a vehicle for social critical and means of physiological explosion and the literary device of suspense and wonder. The novel pioneering concept of moving through the time is probably influenced the science fiction genre, inspiring literature, film, and popular culture to explore both and possibilities and products of temporal travels. Wells works remind readers that imagination of time can illuminate human nature, morality, and the consequences of progress in ways that remain relevant over a century later. मतलब एट द एंड कंक्लूजन में ये कहा गया है कि राइटर का मैसेज है कि टाइम ट्रेवल एक शक्ति है जो सच्चाई और गलती दोनों को दिखाती है। इस नोवेल में साइंस फिक्शन को नए रास्ते दिए हैं और लोगों को फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर किया गया है। टाइम ट्रेवल एक वार्निंग भी है और एक उम्मीद भी है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, जो एग्जाम में डायरेक्टली आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इन्हीं से ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री हैं। अगर किसी तुम्हें फिर भी चाहिए वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पे मैसेज करो, अपने नोट्स एक्वायर करो। और हाँ, हर वीडियो में एक गिव अवे होता है जो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो। 3 लकी विनर्स बन सकते हो। फ्री नोट्स। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो करना, ताकि तुम्हें टाइम टू टाइम अपने एग्जाम्स एट डेट मिलती रहे सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की। एंड टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो।